सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग के दोनों मेन पेपर कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पर अब आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दे रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आप लोगों ने पूरा पेपर पढ़ा है। आप लोग देखिए कि आप लोगों ने इतने अच्छे से आपने इस पूरे पेपर को समझा है, तो उसको जांचने का एक ही तरीका है कि आप लोगों के जो एग्जाम पेपर हैं उनको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है। जो मैंने पूरा आप लोग को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पूरा करवा दिया है, तो आपने कितना सीखा है जो मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2018 का प्रश्न पत्र है, ये 2018 का पेपर आप सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग का फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार ये पूरा कंप्लीट करा दिया हमने। आप लोग का सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा पूरा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है। आप लोगों को मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए और सभी वीडियोस को पढ़ते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। मैंने खुद अपने हाथों से लेकर के नोट्स बनाया आप लोग के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के लिए वो एग्जाम में भी बहुत कारगर होगा। तो यहाँ पर चलिए 2018 का प्रश्न पत्र हम आज किस वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आप लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ाई की है और कितने अच्छे से सभी नोट्स को बनाया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं कौन है? एस स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, जीसी हेल्मस्टेडेटर, ब्रडफील्ड। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर चारों में से? दोस्तों, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन वह है स्टीफन एम कोरे, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को क्लासेस में ही करा दिया था, 2009 में, 2008 में, 2010 में या 2011 में। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था 2009 में। अगला क्वेश्चन है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है। 60 अंक का ज्ञान प्राप्त करना क्या है? मैंने आपको बताया था कि जहां पर केवल अंकों की बात होती है, अंकों की केवल बात होती है, किसी ने कितना अंक प्राप्त किया, तो अंकों का मतलब होता है मापन से। तो ऑप्शन 1 जो है मापन, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ऑप्शन में मूल्यांकन दिया है, परीक्षण दिया है, उपलब्धि दिया है, लेकिन जहां पर केवल अंकों की बात होगी वहां पर केवल मापन आता है। ठीक है, जब किसी से तुलना होती है, कौन किससे अधिक है, कौन किससे कम है, तब वहां पर मूल्यांकन आता है। लेकिन अगर किसी के केवल अंकों की बात की गई है तो वहां पर मापन ही होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई 1957 में, 1958 में, 1956 में या 1955 में? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में कराया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी 1956 में, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। और तीनों के विषय में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे, आपको भी मैंने बताया है कि इन्होंने क्रियात्मक शोध के विषय में व्यापक रूप से सबको बताया था। यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इज एन टेल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, इसके बाद दिया है इम्प्रूव एजुकेशन, फिर है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन द टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। याद रखिएगा, इनकी बुक है। आप देखिए 2018 के क्वेश्चन पेपर में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न या फिर बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन अ, उदाहरणार्थ प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है पूछा है। समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुविधा, पाठ्यक्रम की व्यापकता या रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है पाठ्यक्रम की व्यापकता। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मतलब क्या होता है? जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं ये वस्तुनिष्ठ है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इनमें क्या होता है कि इनमें आप जैसे ही पढ़ा, अपने 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको जो आंसर सही लगता है उसका आंसर आप दे देते हो, उस आंसर को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देते हो। ठीक है, तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इससे क्या होती है? समय की बचत होती है। तो यह क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। फलांकन की सुविधा, यानी कि जो भी नंबर देते हैं या जो आपकी कॉपी चेक करते हैं उन्हें भी नंबर देने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि एक ही लाइन में या एक ही 2 शब्द में इसका आंसर होता है। तो यह भी क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता है। इसके अलावा रचना एवं प्रशासन की सुगमता,
इसको बनाना भी बहुत आसान है। जैसे कि जो सही गलत के प्रश्न होते हैं, हाँ नहीं के प्रश्न होते हैं, और जैसे कि अगर एग्जाम में पूछ लिया कि क्रियात्मक शोध की आवश्यकता सभी क्षेत्रों में पड़ती है, सत्य है या असत्य है, तो आप क्या लगाएंगे? सत्य ही लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है क्रियात्मक शोध किसी भी कंपनी में, किसी भी विद्यालय में, किसी भी संस्थान में कराया जा सकता है अपनी खुद की समस्याओं के समाधान के लिए। तो इस तरीके से इसकी रचना और प्रशासन भी आसान होता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वह मल्टीपल चॉइस और सही गलत या ट्रू फॉल्स वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा है विशेषता नहीं है, तो पाठ्यक्रम की व्यापकता इसकी विशेषता में नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य किसका है? मौलिक शोध का, व्यवहारिक शोध का, क्रियात्मक शोध का या उपरोक्त सभी का? दोस्तों समस्या हमारी और हल भी हमारा, या समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, यह किसका लक्ष्य है? आपको अच्छे से पता है क्रियात्मक शोध का है। क्रियात्मक शोध मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को भी पता है। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव या फिर अधिगम अनुभव? तो शैक्षिक मूल्यांकन का जो अंग है वह है अधिगम अनुभव, यानी कि जो आपका मूल्यांकन होता है स्कूल में वह क्यों होता है, आपने कितना सीखा, सीखने को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस, यानी कि आपने कितना सीखा, जो आपको लर्न कराया गया, आपको पढ़ाया गया, आपको समझाया गया, उसमें से आपने कितना ग्रहण किया, कितना एक्सेप्ट किया। तो यही सारी चीजें हैं अधिगम अनुभव, यानी कि आप याद रखिएगा कि जो शैक्षिक मूल्यांकन है इसका एक अंग है अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव के लिए ही हम शैक्षिक मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, या मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, या फिर कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। आपको अच्छे से पता है परिकल्पना का मतलब होता है जब आपके पास कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान के लिए आप क्या करते हो? बहुत सारी चीजें सोचते हो, बहुत सारे आपके दिमाग में आइडिया आते हैं, तो वो परिकल्पना ही होती है। तो समाधान के पूर्व ही आप एक अनुमान लगाते हो कि अगर ऐसे हम काम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे तो अच्छा होगा, उसके बाद आप उस काम को करते हो। तो समाधान से पूर्व क्या करते हो? आप एक अनुमान लगाते हो। तो ये जो ऑप्शन आ है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है किससे? गणित से, विज्ञान से, भूगोल से या अर्थशास्त्र से? दोस्तों मापन का जो सामान्य सिद्धांत है, मापन का मतलब अंक प्रदान करना, तो अंक किसमें होता है? गणित में होता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है ये, और किसके द्वारा ये कही गई है? हेल्मस्टेडटर या एस स्टीवेंस या बर्ट्रेंड रसेल या फिर वुंट? दोस्तों यह कही गई है एस स्टीवेंस के द्वारा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु या फिर उपयुक्त सभी? जो शैक्षिक उद्देश्य हैं इसमें आपको पता है शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत बालक, समाज, विषय वस्तु, क्योंकि बालक जो चीजें सीखेगा, जो विषय वस्तु सीखेगा वह समाज में ही तो अप्लाई करेगा, समाज में ही तो उसका प्रयोग करेगा। तो शैक्षिक उद्देश्य के जो अंग है उसमें बालक भी आता है, समाज भी आता है और विषय वस्तु भी आती है। विषय वस्तु को तो बालक पढ़ता है। तो इस तरीके से ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बालक के विभिन्न कौशल विकसित करने वाला क्षेत्र है, या बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बालक के अंदर कौन कौन से कौशल विकसित हो, या कोई बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा है। तो इस तरीके के जो बच्चे के अंदर कौशल है, जो छिपे हुए जो उसका हुनर है बच्चे का, वह किस क्षेत्र के अंतर्गत बाहर आता है? आपको पता है कि मूल्यांकन के 3 क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक को हम ज्ञानात्मक भी कहते हैं, आपको पता है। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र या फिर क्रियात्मक क्षेत्र या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, चाहे ज्ञानात्मक क्षेत्र हो, चाहे भावनात्मक क्षेत्र हो, चाहे क्रियात्मक क्षेत्र हो, ये तीनों ही मिल करके किसी बच्चे के अंदर एक कौशल उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या अनुप्रयोग? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन द अनुप्रयोग। तो अब हम अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे। अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तात्कालिक समाधान किया जाता है, इस कारण से इसकी व्यवहारिकता अधिक होती है।
यानी कि जो क्रियात्मक शोध है इसका मूल मंत्र मैंने अभी आपको बताया था, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। यानी कि जो भी समस्या हमारे पास आती है, अगर हमारे हमारे संस्थान में कोई समस्या है किसी प्रकार की, या कोई भी किसी भी फैक्ट्री में किसी प्रकार से कोई भी संस्थान है वहां पर, चाहे विद्यालय ही हो, अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का तात्कालिक हल ढूंढना ही क्या है, क्रियात्मक शोध है। और इसके जितने भी चरण होते हैं क्रियात्मक शोध के, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन-कौन से हैं? तो शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन, ये 3 क्या हैं? मुख्य अंग हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के। क्वेश्चन नंबर 18 है क्रियात्मक शोध के चरण क्या है? तो दोस्तों समस्या का चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का सीमांकन करना, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना। इसके अलावा क्रियात्मक कल्पना का निर्माण, अविकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, विश्लेषण और निष्कर्ष, इन 8 के विषय में मैंने विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षा में वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, साहित्यिक तथा आलोचनात्मक निबंध, ये प्रमुख रूप से प्रकार हैं किसके? निबंधात्मक परीक्षा के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आंकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो आंकलित मूल्यांकन क्या होता है, चलिए देखते हैं। आंकलित मूल्यांकन का अर्थ प्रायः योगात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में लिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द समेशन का अर्थ होता है, समेशन का अर्थ योग से भी होता है, तो समेटिव शब्द का संबंध समेशन शब्द से होता है, अतः इसको योगात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए माना हाई स्कूल कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन करना है। कोई हाई स्कूल का बच्चा है, उसको गणित की किताब लेनी है, तो इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर लिखी ऐसी सभी पुस्तकों का मूल्यांकन करना होगा। इन पुस्तकों में से उसी पुस्तक का चयन किया जाएगा जो शैक्षणिक उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होगी। यहाँ पर बताया गया जब भी बच्चा बुक लेने जाएगा तो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन की बुकें उसके हाथ में आएंगी, लेकिन वह देखेगा कि कौन सी बुक जिसमें पाठ्यक्रम अच्छे से दिया हुआ है, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें सारी चीजें पॉइंट वाइज दी गई है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तुलना करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा उन पुस्तकों का, और जो उसे सर्वश्रेष्ठ लगेगी, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो चीजें उसमें अच्छे से दी होंगी जिस किताब में, वह उसी बुक का चयन करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए पूर्व लिखित पुस्तकों का योगात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि वो पुस्तकें लिखी जा चुकी है ना, जो उसमें मटेरियल लिखा जाना था वो तो लिखा जा चुका है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? उसका बाद में क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे योगात्मक मूल्यांकन। जो मूल्यांकन बाद में होता है वही होता है योगात्मक मूल्यांकन। इस परिस्थिति में विभिन्न लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत उन पुस्तकों में सुधार अथवा संशोधन करना संभव नहीं है, क्योंकि अब हम उसमें संशोधन क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो किताबें तो लिखी लिखाई हमारे पास आई है ना, उसमें से हम किसी एक बुक का चयन कर रहे हैं, तो अब उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो तो लिखी जा चुकी हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है इसमें हम कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम किसी कक्षा के लिए पूर्व निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण कार्यक्रम, परीक्षा पद्धति आदि की वांछनीयता का आकलन करना चाहते हैं, जिससे उसे हम अपनी आगामी वर्षों में जारी रख सकें, तो इसके लिए योगात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है? तो शिक्षा में नवाचार, नवाचार का शाब्दिक अर्थ है कि नवधन आचार, अर्थात आचरण में नवीनता या नवीन आचरण। जब यह नवीन प्रक्रिया शिक्षा जगत में लागू होती है तब यह शिक्षा में नवाचार का प्रयोग माना जाता है। एच.एस. भोला के अनुसार नवाचार एक प्रत्यय है, यह एक अभिव्यक्ति है, कौशल युक्त एक उपकरण है, अथवा दो या दो से अधिक ऐसे तथ्य हैं जिन्हें व्यक्ति ने या संस्कृति ने पहले व्यावहारिक रूप से न आत्मसात किया हो। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताया था, यह अच्छे परीक्षण संप्रयोजन, सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार के वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। जो अच्छे परीक्षण होते हैं यह मानव के व्यवहार को और वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं मानव के व्यवहार का। ठीक है, अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं।
अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं और अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, मापन के प्रकार बताइए। दोस्तों मैंने चारों को ही आपको अच्छे से बताया है, शाब्दिक या नापित मापन, क्रमिक मापन, अंतरित मापन या फिर अनुपातिक मापन। तो इन चारों का नाम आप याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है। तो दोस्तों अगर हम डीएलएड या बीटीसी के लिए बात करें तो यह 1 महीने की समयावधि होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विश्वसनीयता किसे कहते हैं। तो एक अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त हो, अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण में, निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है जिसका अर्थ है मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों एवं विभिन्न परीक्षण के आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर उस समस्या को दूर करता है। कार्टर वुड के अनुसार निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना, यह सब है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों देखिए प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप में होता रहता है, इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दक्षता आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना जिससे छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों ये मैंने आपको बताया भी दक्षता आधारित मूल्यांकन किसे कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे ने पूरा साल भर में कितना, कम से कम जितना उसको आना चाहिए था, जितना उससे सीखना चाहिए था, उतना उसने सीखा है कि नहीं सीखा है। इन सभी के बारे में मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं। तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सभी किसके अंतर्गत है, ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ से लघु त्रि क्वेश्चन स्टार्ट है। लघु त्रि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है। तो भावात्मक पक्ष आप यहाँ पर देखिए, मानव प्रकृति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भावनाओं से संबंधित है जिसके अंतर्गत रुचि, पसंदगी, नापसंदगी, मूल्य एवं अभिवृत्ति सम्मिलित होते हैं। भावात्मक पक्ष सामान्यतः आग्रहण से शुरू होकर चयनित घटनाओं द्वारा चरित्र की जटिल लेकिन अंतःकरण विशेषताओं के निर्माण पर समाप्त होती है। तो भावात्मक उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा अर्जित उनकी भावनाओं के प्रदर्शन से संबंधित है। भावात्मक पक्ष के 5 चरण हैं, आग्रहण या ध्यान देना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, चारित्रीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है। तो कसौटी संदर्भित एवं प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों में पर्याप्त समानताएं हैं क्योंकि दोनों के उद्देश्य प्रायः एक जैसे हैं। यहाँ पर हम कसौटी संदर्भित एवं प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों में अंतर स्पष्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसमें सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर यानी कि स्टैंडर्ड पहले से निश्चित कर लिया जाता है जिसे कसौटी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कसौटी संदर्भित परीक्षण के विषय में जाना आपने। अब प्रतिमान संदर्भित परीक्षण क्या होता है, इसमें उपलब्धि का प्रतिमान निश्चित किया जाता है जो जनसंख्या से चुने गए प्रतिदर्श सैंपल के प्राप्तांकों पर आधारित होता है। अगला है यहाँ पर आप देखिए कसौटी संदर्भित परीक्षण के अंतर्गत इसमें छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर विषय सामग्री के उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया जाता है, जबकि प्रतिमान संदर्भित परीक्षण में इसमें छात्र की उपलब्धि का स्तर मानक ही होता है जो प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का औसत, प्रतिशत, प्रमाणिक विचलन आदि निकालने पर प्राप्त होता है। तीसरा है कसौटी संदर्भित परीक्षण के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि अनुदेशन या शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है, जबकि प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि छात्र मानक से कितना ऊपर है या कितना नीचे है। इसके बाद देखिए दोस्तों चौथा पॉइंट, इसमें उपलब्धि की कसौटी के सापेक्ष
छात्रों के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है, जबकि इसमें परीक्षण के मानक के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांकों की व्याख्या की जाती है। पांचवा है, इसके लिए किसी अन्य छात्र या समूह से तुलना की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इस परीक्षण में छात्र के प्राप्तांक के आधार पर इसकी समूह में स्थिति का ज्ञान होता है। इसमें अन्य छात्र या समूह से तुलना की जाती है। तो कसौटी संदर्भित परीक्षण के निर्माण में सभी शैक्षणिक उद्देश्यों पर प्रश्नों की रचना की जाती है, जिससे कि प्रश्नों को उद्देश्यों की दृष्टि से वैध बनाया जा सके, जबकि प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों की रचना करते समय शिक्षण की समस्त इकाइयों प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों की रचना करते समय शिक्षण की समस्त इकाइयों पाठ्य वस्तु पर प्रश्नों का चयन किया जाता है, जिससे संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का परीक्षण हो सके। इसके बाद सातवां पॉइंट है दोस्तों, इस परीक्षण में छात्र द्वारा प्राप्त प्राप्तांक से यह ज्ञात होता है कि छात्र निर्धारित निष्पादन के मानदंड या स्टैंडर्ड से कितना ऊपर या नीचे है, जबकि इस प्रकार के परीक्षण में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों से यह मालूम होता है कि वह समूह से अन्य छात्रों की अपेक्षा कितना अधिक या कितना कुशल है या कितना कम कुशल है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। दोस्तों, क्रियात्मक शोध नित्य नई परिस्थितियों में विद्यार्थियों के समायोजन की समस्याओं के अध्ययन में समाधान खोजने में इसकी उपयोगिता है। जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए यह अनुसंधान उपयोगी है। चौमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए इसकी उपयोगिता है। विद्यालयों के समक्ष उपस्थित शिक्षण विधि, अनुशासन, पदोन्नति, विषय वस्तु, सहभागी क्रियाओं आदि के लिए भी यह क्या है, बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर, मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। दोस्तों, मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सतत और व्यापक है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन मापक है तथा शिक्षा के हर पद या अवस्था पर एक नियंत्रक का कार्य करता है। छठवां है, मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन को उन्नत करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकारों में आप देखिए, पहचान पद, इसके अंतर्गत एकांतर या विकल्प उत्तर वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय पद, मिलान पद, वर्गीकरण पद, ये सब आते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए प्रत्यास्मरण पद, इसके अंतर्गत सरल प्रत्यास्मरण पद, रिक्त स्थानों की पूर्ति आता है। ठीक है, इसके अलावा सही गलत सत्य असत्य भी आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करें। दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षण प्रश्नों को पूछकर छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। क्लास में तुरंत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इससे पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। तदनुरूप अपनी शिक्षण पद्धति को क्या करते हैं, शिक्षण शैली में तुरंत परिवर्तन कर लेते हैं। जबकि योगात्मक मूल्यांकन में छात्रों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी दीर्घकालिक निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत अध्यापक अथवा मूल्यांकनकर्ता शैक्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक अंग, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन करने के साथ उनके निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करता है। जबकि योगात्मक मूल्यांकन में अध्यापक शैक्षिक कार्यक्रम के निर्माण में कार्य नहीं करता, बल्कि उसके प्रतिफल के रूप में छात्र उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। इससे शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावकारिता एवं सार्थकता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। डैनियल स्टूफल बीम ने रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के भेद को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसने रचनात्मक मूल्यांकन को पूर्व क्रिया अवस्था में निर्णय लेने के लिए आवश्यक बताया है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन को जवाबदेही के लिए मूल्यांकन की संज्ञा दी है। योगात्मक मूल्यांकन शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर अर्थात पश्चो क्रियाशील होता है तथा यह जवाबदेही के लिए आधार प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, परीक्षण एवं मापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, परीक्षण क्या है और मापन क्या? देखिए, मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है, जबकि परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, जबकि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान किया जाता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है, जबकि इसका संबंध मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों से भी होता है। फिर है, मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है, जबकि परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। पांचवा है, मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, जबकि परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट करिए। तो शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा क्या है? शैक्षिक जगत में
शैक्षिक एवं व्यापक मूल्यांकन ने अभी हाल ही में प्रवेश किया है। एक समय था जब विद्यालयी शिक्षा का मुख्य कार्य छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना था और इस उद्देश्य से ही छात्रों की प्रगति का मापन किया जाता था। अन्य शब्दों में छात्रों की प्रगति का मापन करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था, जो आज भी प्रचलित है। ये कक्षाएं छात्रों की शैक्षिक प्रगति का उपलब्धि का ही जांच करती हैं, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का नहीं करती हैं। परीक्षाओं के इन दोषों को दूर करने के लिए ही मापन एवं मूल्यांकन का जन्म हुआ और इसका श्रेय अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री J.M. राइस को जाता है। मापन एवं मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है कि विद्यालय में शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ। इस व्यवहार परिवर्तन में बालक के संज्ञानात्मक, संकल्पनात्मक तथा भावात्मक तीनों प्रकार के मानसिक पक्ष सम्मिलित होते हैं। मापन एवं मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है। इसमें छात्र के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक गुणों की परीक्षा सम्मिलित रहती है। मूल्यांकन में अर्जित ज्ञान तथा संशोधित व्यवहार दोनों की परख की जाती है। मूल्यांकन में ज्ञानार्जन की वस्तुनिष्ठता तथा व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में उपयोग की जाने वाली 2 शैक्षिक नवाचारों का उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए साहित्यिक क्रियाएं, जिसमें गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, भाषण प्रतियोगिताएं, विद्यालय प्रकाश, विद्यालय पत्रिका, साहित्य परिषद, भाषा परिषद। दूसरा है खेल कूद प्रतियोगिताएं तथा शारीरिक व्यायाम। तीसरा है छात्र परिषद, संघ छात्र। चौथा है समाज कल्याण संबंधी क्रियाएं, तो समाज सेवा क्लब, सहकारी क्रियाएं, श्रमदान, स्काउटिंग, बालचर एवं गाइडिंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रश्न निर्माण प्रक्रिया में ब्लूप्रिंट की क्या भूमिका है। दोस्तों प्रश्न निर्माण प्रक्रिया में ब्लूप्रिंट की भूमिका के विषय में अगर हम बात करें तो ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण में गाइड के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह अधिगम उद्देश्यों को मूल्यांकन से जोड़ता है। यह पाठ्य सामग्री के साथ विभिन्न दक्षताओं एवं उचित मूल्यांकन के साधन के रूप में मेल करने में सहायता करता है। चौथा पॉइंट है, यह शिक्षकों को पाठ्यक्रम में अपेक्षित दिशा निर्देशों के अनुसार निर्देशक रणनीतियों को डिजाइन करने में सहायता करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग का 2018 का जो शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो आप लोगों का पूरा फर्स्ट पेपर है, इसका 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया मैंने। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी को हम सॉल्व कराएंगे, जितने भी अब तक हुए हैं, ताकि आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके और आप लोग अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़ा दिया है और जितना हम पढ़ा रहे हैं, आपको सभी की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक हम दे देते हैं। वहां पर जा करके आप सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछिए। दोस्तों आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करेगा, ताकि आप लोग अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से दे सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। आप लोगों को हर तरीके से, इसीलिए दोस्तों हम लोग आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई चीज समझने में कोई दिक्कत ना हो। हर एक विषय को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसको पढ़ें और अच्छे से समझें, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियोस को शेयर कर दिया करें अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है, वहां पर प्लीज वीडियो को भेज दिया, वहां पर प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे देखते रहें। दोस्तों अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स की फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर की, सभी पेपरों की पूरी पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको ज्वाइन बटन को क्लिक करना होगा। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में ज्वाइन बटन होगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आपको सभी विषयों से के नोट्स हम आपको देंगे, सभी विषयों के नोट्स भी हम आपको देंगे और सभी विषयों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमसे डायरेक्टली बात करके भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज आप लोग अधिक से अधिक लोग वीडियो चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।